एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी कंपनसेशन को एक्सटेंड करने की मांग हो रही है। जीएसटी कंपनसेशन है क्या? स्टेट्स को नुकसान हुआ था तो सेंट्रल ने कहा कि ठीक है, ठीक है। सेंटर जो कंपनसेशन देता है स्टेट को, उसको जीएसटी कंपनसेशन कहते हैं। सिंपल यही है। तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो स्टेट हैं वो सब डिमांड कर रहे हैं कि जो जीएसटी कंपनसेशन का टाइम इस जून 2022 में खत्म होने वाला है, ये आगे बढ़ जाए, अगले 5 साल तक और आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि राज्यों को बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी चीज कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, इसकी भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें ज्यादा भागीदारी सेंटर की होती है। तो योजना है तो 75-25, 80-20 इस तरीके का रेशियो चलता है कि 75% सेंटर देगा और 25% स्टेट देगा। तो जो योजनाएं सेंटर की चल रही है उस पर ज्यादा खर्चा सेंटर करे, इसकी भी डिमांड राज्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी कंपनसेशन ये 2022 में, जून 2022 में वैसे ही समाप्त होने वाला है। तो पहले जीएसटी के बारे में समझते हैं, फिर जीएसटी कंपनसेशन के बारे में समझते हैं। जीएसटी टैक्सेशन आया हमारे देश में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। ठीक है, तो वनडेड फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जीएसटी किसके द्वारा आया? 101वें संविधान संशोधन 2016। और कब लागू हुआ? 5 जुलाई 2017। ठीक हो गया। इसमें जितने भी हमारे देश में जो टैक्स वसूले जा रहे थे उसको मर्ज करके एक में कर दिया गया कि अब एक ही नाम से टैक्स होगा, जिसका नाम हो गया जीएसटी। ठीक है, a large number of central and state indirect taxes merged into a single tax। जीएसटी कंपनसेशन क्या था? ठीक है, इसकी धारणा ये थी कि जो हम नया टैक्स सिस्टम लागू कर रहे हैं जीएसटी, इससे हमें जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो पहले के टैक्स सिस्टम से ज्यादा ही आएगा। तो इसीलिए जीएसटी उन्होंने लागू किया कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हमारे सरकार के पास आए। इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि जो टैक्स लगना है वो मैन्युफैक्चरिंग के साइड से नहीं लगेगा, जहां उत्पादन हो रहा है वहां पर नहीं लगेगा, बल्कि कंजम्पशन के साइड में लगेगा। जो फाइनल कंजम्पशन जो खरीद रहा है लास्ट में वो टैक्स देगा, है ना। तो जो फाइनल कंजम्पशन में टैक्स होगा वो किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे स्टेट में हो सकती है। मान लीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सिडकुल है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो देश के किसी भी जगह जा रहा है, तो फाइनल कंजम्पशन तो दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो टैक्स वहां के स्टेट को प्राप्त होगा और इधर कुछ फायदा नहीं होगा। तो बहुत सारे जो स्टेट थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसलिए सेंटर ने बोला कि जितना भी आपको नुकसान हो रहा होगा उसकी भरपाई सेंटर करेगा, तो इसी को जीएसटी कंपनसेशन बोलते हैं। देखिए, इसके ऊपर एक चर्चा ये भी रही थी कि जब पार्लियामेंट में लाया गया था तो एक मनी बिल के रूप में लाया गया था। ठीक है, मनी बिल में होता क्या है कि ज्यादा पावर लोकसभा के पास जाती है। तो मनी बिल का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि कोई बिल होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है या नहीं है। अगर उसने डिसाइड कर दिया मनी बिल है तो सबसे पहले वो लोकसभा में पास किया जाएगा। ठीक है, और लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में जब वो बिल पहुंचता है तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर उसमें कुछ भी अमेंडमेंट उसे करना है तो कर देगी और 14 दिन के अंदर दोबारा लोकसभा को सौंपेगी। अगर 14 दिन तक राज्यसभा उसमें कुछ भी नहीं करती है तो वो तब भी बिल पास माना जाएगा। नहीं, लोकसभा ने पास कर ही कर दिया था और राज्यसभा ने पास कर ही दिया है। क्योंकि लोग जो मनी बिल है वो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से आता है कि राष्ट्रपति बोलते हैं कि मनी बिल लाया जाए, तो राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करते ही करते हैं। तो इसमें मेजर पावर किसकी हो जाती है? लोकसभा की। और लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जिसकी मेजोरिटी की गवर्नमेंट होगी उसको ही ज्यादा फायदा होगा। तभी मोदी गवर्नमेंट मेजोरिटी में थी तो उन्होंने इजीली बिल पास करा दिया मनी बिल के नाम से। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर आलोचना करी कि इस बिल को अमेंडमेंट बिल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए था। तो अमेंडमेंट बिल के तौर पर अगर पेश किया जाता तो दोनों ही सदनों को इक्वल पावर होती, दोनों ही सदनों में उसे फुल मेजोरिटी से पास करना पड़ता, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने भी सदन में सदस्य बैठे हैं उसका 2/3, ठीक है, और 50% से अधिक मौजूद भी होनी चाहिए। यानी 200 लोग अगर सदन में बैठे हैं तो 101 प्रेजेंट होनी चाहिए और उन 101 का 2/3, तब वो पास माना जाएगा। तो ऐसे करके पास होता है अमेंडमेंट बिल। तो अमेंडमेंट बिल में भी कुछ अलग अलग चीजें, पहला जो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों के इक्वल पावर मिल जाती है। दूसरा, अगर कोई बिल ऐसा है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखता है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जिसमें राज्य के मतलब देश के राज्य भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जीएसटी बिल एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला मुद्दा है, क्योंकि पूरे देश में लगने वाला है,
केवल सेंटर का मुद्दा नहीं है, स्टेट भी इसमें इंक्लूड होंगे, है ना। तो इसको अमेंडमेंट बिल के साथ पेश किया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ एक तो पहले मैंने जो प्रोसेस बताया कि लोकसभा में अलग से, राज्यसभा में अलग से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। ठीक है, आधे से अधिक राज्य अपनी विधानसभाओं में भी सिंपल मेजोरिटी से, वहां पर फुल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। फुल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत कहां पर को है, लोकसभा और राज्यसभा में। और अगर बाकी आधे से अधिक राज्य सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब हुआ कि कितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% प्लस 1। ठीक है, वहां 2/3 है स्पेशल मेजोरिटी और 50% प्लस 1 हो गया सिंपल मेजोरिटी। तो अगर आधे से अधिक राज्य अपने स्टेट की असेंबली में 50% प्लस 1 यानी सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कर देते हैं तो वो माना जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बिल में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते ही करते हैं, राष्ट्रपति रोक नहीं सकते, उनको वीटो का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये बिल जब पेश किया गया था तो इस पर आलोचना यही हो रही थी कि ये बिल को मनी बिल के रूप में नहीं भेजा जाना चाहिए था, इसको एक तरीके से अमेंडमेंट बिल के रूप में भेजा जाना चाहिए था। तो अब इसमें राज्यों की इच्छा तो पूछी नहीं गई, डायरेक्ट थोप दिया गया। ठीक है, हालांकि ये जब बिल आया तो उस टाइम उन्होंने बोला कि वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, एक देश एक टैक्स। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स स्लैब्स होती हैं, इसमें हर लोगों को परेशानी होती है, तो एक टाइप का टैक्स सिस्टम होगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल पास किया गया। हालांकि जीएसटी अच्छी चीज है, ठीक है, जीएसटी हमारे देश के विकास में फायदा पहुंचाएगा। अब देखिए राज्यों को पैसा किस हिसाब से दिया जाएगा, राज्यों को पैसा देना है, अब किस हिसाब से दिया जाएगा उसके लिए मैंने एक बेस ईयर चाहिए, और वो बेस ईयर है 2015-16। ठीक है, 2017 से लागू हुआ है, तो बेस ईयर ना 15-16 का लिए कि 2015-16 में राज्य को जितना भी रेवेन्यू आता था, जितना भी टैक्स से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उस रेवेन्यू का अगर 14% से कम, मतलब टोटल रेवेन्यू का अगर 14% से कम आ रहा है रेवेन्यू, तो उतना हिस्सा सेंटर देगी। उसको सिंपल कंपनसेशन बोलेंगे। कंपनसेशन सेस दूसरी चीज है, कंपनसेशन सेस आपसे ही बटोरा जाएगा। जितने भी हमारे देश में पूरे टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि सेंटर कहां से देगी पैसा, सेंटर के पास में तो पैसा आना चाहिए, और सेंटर के पास पैसा आता कहां से है, टैक्स के जरिए, टैक्स हम ही लोग देते हैं। तो ऑल द टैक्स पेयर्स, इसमें सभी लोग हैं, एक्सेप्ट दोज हु एक्सपोर्ट स्पेसिफिक नोटिफाइड गुड्स, यानी कि जो पहले से डिफाइन किया गया है कि यही गुड्स बनाने वाले, जैसे जो एक्सपोर्ट करके रखे गए हैं, और कुछ हु हैव ऑप्टेड फॉर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर रखे गए। मतलब ऐसे मामले, जो कुछ मामले एक्सपोर्ट के लिए रखे गए हैं उनको छोड़कर, और कुछ मामले ऐसे जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर पहले से रखे गए। जैसे कि आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने अपने आप को इसके अंदर शामिल कर दिया जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर, तो आपको जीएसटी सेस पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे एक्सपोर्ट है जो केवल इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं जिनका एक्सपोर्ट ही होना है, ठीक है, जिससे देश को रेवेन्यू आएगा। तो ऐसे एक्सपोर्ट को छोड़कर बाकी सभी टैक्स पेयर से सेस वसूला जाएगा। ठीक है, जीएसटी सेस वसूला जाएगा, और सेस कहां जाएगा, सेंटर के पास जाएगा डायरेक्ट ना। सेस एग्रीगेट टैक्स ही है, वो टैक्स सेंटर के पास जाएगा, सेंटर के पास फंड आएगा, और फिर वो आगे 14% तक की हेल्प राज्य को करेगा। बात क्लियर होगी? तो ये कंपनसेशन सेस है। कंपनसेशन सेस लगाया किसके जरिए गया है, जीएसटी कंपनसेशन स्टेट एक्ट 2017। ठीक है, इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। जीएसटी काउंसिल ये देखेगी कि कितना कितना हिस्सा किस किस राज्य को मिलना है, और जीएसटी काउंसिल ये भी बताएगी कि जो भी पैसा सेस से इकट्ठा हो रहा है, जीएसटी के सेस से जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है उसके लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा कंपनसेशन सेस फंड। ठीक है, उस फंड से ही पैसा जाएगा, उसका और किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब राज्यों की चिंताएं क्या है? ठीक है, राज्यों की चिंताएं ये है कि कंपनसेशन स्कीम तो डाली गई, लेकिन कंपनसेशन के तौर पर हमें जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। ठीक है, वो ये कि जीएसटी रेवेन्यू गैप, जो जीएसटी मिलना चाहिए था राज्यों को, वो 3 लाख करोड़ तक का मिलना चाहिए था। ठीक है, और सेस कलेक्शन केवल हुआ 65,000 करोड़ का। जो लोगों से सेस कलेक्ट किया गया वो 65,000 करोड़ रुपए हुआ, और राज्यों को सेंटर द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाना था, यानी कि 2.35 लाख नुकसान में चले गए।
ठीक है, 2.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, है ना। तो उनकी चिंता ये है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, लगातार होता जा रहा है, तो जो रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए वो हमें अच्छे से मिल नहीं पा रहा। दूसरी चीज, इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है, इस बीच में कोरोना आया है, तो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कमजोर पड़ गई है, ठीक है। तो आर्थिक मंदी के कारण भी राज्यों की चिंताएं हैं। डिक्रीजिंग सेंटर डिवोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उसमें सेंटर ने अपने हाथ पीछे खींचने स्टार्ट कर दिए। जो पैसा देना था, जो 75% के हिसाब से बात हुई है, तो 75 से भी वो अपना रेशियो कम करते जा रहे हैं कि 60 हम करेंगे, 40 तुम करो। तो यहाँ पर भी राज्य परेशानी में आ गए, ठीक है। तो ये सारी चिंताएं हैं। तो उनका मेन डिमांड ये भी है कि जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी जो सेंटर है वो ज्यादा पैसा दे। अब देखिए जीएसटी के बारे में, जैसे कि आपको पहले ही पता चल गया है कि ये लाया कब गया था, कौन सा अमेंडमेंट की जगह 181 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 की जगह। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन द कंट्री, ठीक है, ये हमारे देश में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। ये लाया गया था वन नेशन वन टैक्स स्लोगन के साथ, ठीक है। हमारे देश में पूरे जगह एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें सारे के सारे जो टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जिसमें एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पे लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी, पहले वीएट जीएसटी की जगह वैट लगाया जाता था। तो वैट का क्या मतलब था, हर जगह पर टैक्स देना, यानी कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पहले वहां पर कोई टैक्स लगेगा, फिर जो बीच वाला बिचौलिया है जो उसने खरीदा है तो वो टैक्स देगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला बिचौलिया है वहां टैक्स देगा, फिर लास्ट में दुकानदार तक जो पहुंचेगा वो टैक्स देगा। ऐसे करके हर जगह पर टैक्स 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 डबल टैक्सेशन है ना। तो डबल टैक्सेशन मतलब होता है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक बंदे ने पहले टैक्स दे दिया, उसको दोबारा भी टैक्स देना पड़ता है उसी चीज के लिए, तो डबल टैक्सेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स आपको समझ में आ गया, सर्विस टैक्स, तो फिर उसके बाद लग्जरी टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थे वो एक जीएसटी के अंदर आ गए। फिर इसेंशियली और कंजम्पशन टैक्स, ये भी समझ में आता है आपको कि कंजम्पशन टैक्स है लास्ट में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज हेल्प मिटिगेट द डबल टैक्सेशन, मैंने बताया था कि डबल टैक्सेशन को समाप्त कर दिया। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट भी यही है कि जगह जगह पर टैक्स लगाया जा रहा था तो कास्केड बन रहा था, तो इसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, टैक्स की मल्टीप्लिसिटी, अलग अलग टैक्स के नाम से टैक्स वसूले जाते थे, अब केवल एक ही नाम से वसूले जाएंगे, जीएसटी के नाम से, है ना। क्लासिफिकेशन इशू, इसका क्लास क्या होगा उसका क्लास क्या होगा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जीएसटी के कौन से स्लैब में हो, बस 5% के स्लैब में, 10% के स्लैब में, 18% के स्लैब में या 24% के स्लैब में, बस एक स्लैब है, चाहे उसमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन इशू भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक टर्म लिखा गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या चीज है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बताओ। सर जैसे मैंने आपका सामान बेचा, हाँ। तो आपने, मैं जीएसटी का टैक्स जो पे करूंगा तो टैक्स पे कर दिया आपने, उसके बाद आपने उनको बेचा तो ये टैक्स पे करेंगे, जितना टैक्स आपने पे किया उनके टैक्स से माइनस होके जो बैलेंस होगा, जो माइनस होगा वो आईटी माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए अंडरस्टैंडिंग द इनपुट क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट में ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने एक लैपटॉप बनाया है ना, लैपटॉप बनाने के लिए इनपुट चाहिए, इनपुट में बहुत सारे प्रोसेसर्स चाहिए वो आपको खरीदने हैं, ठीक है। मान लीजिए कि XYZ इनपुट है उस प्रोसेसर के, तो आपने जब XYZ खरीदा था तो उसका जीएसटी पहले दे दिया, ये 100 रुपए जीएसटी वहां पड़ा, 120 जीएसटी यहाँ पड़ा, 80 रुपए का जीएसटी यहाँ पड़ा, तो आपने इतना जीएसटी पहले दे दिया। जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आया उसका टोटल जीएसटी पड़ रहा है 450 रुपए, ठीक है। क्योंकि उसने उतना पैसा पहले ही दे दिया था तो ये उसका क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि वो 300 रुपया उसको दोबारा से वापस मिल जाएगा, तो ये इनपुट क्रेडिट है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये भी सिस्टम है इसमें इनपुट क्रेडिट स्कीम है। टैक्स अंडर टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी, इसमें तीन टाइप के जीएसटी हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी, जो सेंटर के जो टैक्स थे वो सेंट्रल जीएसटी के अंदर आ गए, और स्टेट में जो स्टेट वाले जो टैक्स लगा रहे थे वो स्टेट के अंदर आ गए। इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर इंटर स्टेट जो ट्रेड हो रहे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में या दो राज्यों के बीच में जो ट्रेड हो रहे हैं तो आईजीएसटी हो गया, ठीक है। तो आईजीएसटी कोऑर्डिनेशन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए आईजीएसटी बनाया गया है, ठीक है। तो हमने देखा था 4 टाइप स्ट्रक्चर है कि स्लैब्स पहले से फिक्स है, 5% के रेंज में आ रहे हो या 12% की रेंज में आ रहे हो या 80% की रेंज में आ रहे हो या 28% की रेंज में आ रहे हो, तो स्लैब पहले से डिफाइन है, ठीक है। तो लास्ट वाला पन्ना इस वाले चैप्टर का कि व्हाट हैपेंस आफ्टर जीएसटी, कि जीएसटी ने सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को वो सिंगल टैक्स सिस्टम में ले आए, सही बात है।
स्टेट एंड द सेंटर विल कलेक्ट आइडेंटिकल रेट्स ऑफ टैक्सेस। अब स्लैब पहले से डिफाइन है तो उन्हीं टैक्स रेट में ही आ जाएगा। 18 अगर बाय चांस 18% जीएसटी पे कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो 18% जीएसटी में 9% हिस्सेदारी सेंटर की होगी और 9% हिस्सेदारी स्टेट की होगी, सीधे पहले से फिक्स है। ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स जीएसटी के अंदर आए? काउंटर वैल्यू ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेस एंड सरचार्ज सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। काउंटर वैल्यू ड्यूटी क्या है? काउंटर पे जाके तो पेड पढ़ने लगा है। सोचो सोचो क्या पता दिमाग में आ जाए, स्ट्राइक कर ले। एक काउंटर वैल्यू ड्यूटी ऐसी है कि कोई इंपोर्ट हो रहा है हमारे वहां, मान लीजिए बैट, एक बल्ला है, ये इंपोर्ट हो रहा है, मान लीजिए दूसरे कंट्री से है, यूएसए से इंपोर्ट हो रहा है एटीएम। ठीक है, इसकी कीमत इंडिया पहुंचने में 300 रुपए है। ठीक है, इंडिया में यही बैट सेम टू सेम 700 रुपए में आ रहा है, बन रहा है। अब ये बैट इंडिया में आ गया और 300 रुपए इसका रेट रहेगा, तो लोग बाग क्या इंडिया के बैट को कभी खरीदेंगे? इसी बैट को खरीदेंगे, इंपोर्टेड बैट को, क्योंकि ये सस्ता बन रहा है। अब ये जो 300 रुपए का जो बैट है, ये 300 रुपए में एक्चुअली है नहीं, ये भी 700 का ही था, लेकिन वहां की सरकार ने इसको सब्सिडी दी। ठीक है, सब्सिडी दी, सब्सिडी के कारण ये सस्ता हो गया और हमारे देश में आ गया। तो ये हमारे देश के सारे जो बैट का उद्योग है उसको समाप्ति कर देगा, हमारे उद्योग संकट में आ जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसको बचाने के लिए काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाई जाती है। ये इंपोर्टेड चीज पर उसकी जो प्राइस है उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस बनाने के लिए, तो इसमें इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि ये भी लगभग 700 के आसपास चला जाएगा। अब इक्वल कॉम्पिटिशन हुआ ना, अब आप सोचोगे कि कौन सा खरीदना है, इंडिया का भी खरीदना चाहोगे तो इंडिया का खरीदोगे या तो फिर वाला खरीदोगे। तो इस तरीके से अपने उद्योगों को बचाने के लिए हम काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाते हैं, हम ये लगाते हैं, सारे देश लगाते हैं। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी आपको पता ही होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग के साइड में लगाते हैं। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क होता है जो सीमा के दौरान मतलब हमारे देश की सीमा में एंट्री करते समय लगता है। तो ये सारे के सारे जो टैक्स थे ये सेंट्रल टैक्स थे, ये भी जीएसटी के अंदर आ गए। स्टेट में वैट, लोकल टैक्स, परचेज टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग, ठीक है, मंडी टैक्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो स्टेट के टैक्स थे वो स्टेट की जीएसटी के अंदर आ गए।